सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिवार द्वारा एवं वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र के समायोजकत्व में समायोजित वेद विज्ञान व्याख्यान माला की अविरल श्रृंखला में आज 27वें सोपान में आप सभी सुधीजनों का, श्रोतृवृंद का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, व्याख्यान की श्रृंखला में आज हमारे मध्य उपस्थित हैं भारतीय दर्शन एवं संस्कृत जगत के लब्धक ख्याति विद्वान आदरणीय आचार्य प्रोफेसर रामनाथ झा जी। आप संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आचार्य हैं। विगत लगभग 30 से अधिक वर्षों से आप निरंतर भारतीय दर्शन, तुलनात्मक दर्शन एवं वैदिक वाङ्मय की विविध शाखाओं का अंतर विषयक अध्ययन, अध्यापन एवं शोध कार्य कर रहे हैं। 125 से अधिक शोध लेख एवं 70 से अधिक शोध छात्रों को आपने अपने निर्देशन में उपाधि प्रदान की है। वेद विज्ञान व्याख्यान माला की श्रृंखला में वैदिक पक्ष, दार्शनिक पक्ष एवं आधुनिक पक्षों को हमने विगत श्रृंखलाओं में सुना है। उपनिषद के पक्ष से हम सभी इस श्रृंखला में अभी तक अवगत नहीं हो पाए थे। इसी कमी को दूर करने के लिए उपनिषद एवं आधुनिक विज्ञान इस अंतर विषयक विशिष्ट व्याख्यान हेतु विश्वविद्यालय परिवार आदरणीय आचार्य झा जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हमारे विश्वविद्यालय के आमुख पटल से जुड़े हुए शोधार्थीगण, विश्वविद्यालय के माननीय आचार्य एवं विशेष सम्माननीय महोदय आदरणीय प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी जुड़े हुए हैं। लगभग 4 से 5 हजार की श्रोता संख्या हमारे मध्य है। आप सभी श्रोतृजनों का, विद्वज्जनों का, शास्त्रानुरागियों का इस वेद विज्ञान व्याख्यान माला में स्वागत करते हुए एवं आदरणीय जो विशिष्ट वक्ता हमारे बीच उपलब्ध हैं उनका पुनः एक बार विश्वविद्यालय परिवार की ओर से वाचिक स्वागत एवं अमूल्य समय एवं विषय प्रदान करने हेतु कृतज्ञता पूर्वक आपके विचारों को सुनने के लिए विश्वविद्यालय परिवार आपको सादर आमंत्रित करता है। आदरणीय आचार्य रामनाथ झा जी। जी सर, आरंभ करें? जी सर, आप कर सकते हैं। जी सर। इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथकृभ्यः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी, कुलपति श्री संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रोफेसर मधुसूदन मिश्र जी, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण एवं अन्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध सभी आचार्यगण एवं सभी श्रोतागण, मैं बहुत कृतज्ञ अनुभव कर रहा हूं क्योंकि आपने मुझे ये अवसर दिया कि हम आप सबके बीच में उपस्थित हों और ज्ञान विज्ञान की कुछ बातों को सबके समक्ष प्रस्तुत करूं। आज का हमारा विषय है उपनिषद एवं आधुनिक विज्ञान। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि उपनिषद और विज्ञान
इन दोनों का किस प्रकार संबंध बन सकता है। उपनिषद के विषय में हम जानते हैं, लेकिन उपनिषद के विषय में हमें इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उपनिषद शब्द का अर्थ करते हुए आदि शंकराचार्य कठोपनिषद भाष्य में, संबंध भाष्य में कहते हैं कि उपनिषद का अर्थ है ब्रह्म विद्या, और ब्रह्म विद्या का तात्पर्य है अनुभवात्मिका विद्या। तो प्रश्न उपस्थित होता है कि फिर उपनिषद को हम ग्रंथ क्यों कहते हैं। इस विषय में उत्तर है कि उपनिषद को ग्रंथ रूप में इसलिए हम जानते हैं या उसका प्रयोग करते हैं क्योंकि उपनिषद रूप ग्रंथ में जिस प्रकार का ज्ञान उपलब्ध है, उस ज्ञान से उस ब्रह्मानुभूति तक, आत्मानुभूति तक सहजतया पहुंचा जा सकता है। तो उस आत्मानुभूति या ब्रह्मानुभूति रूप अनुभव तक पहुंचने के लिए सबसे सशक्त माध्यम होने के कारण जो ग्रंथ या ग्रंथ राशि है, शब्द राशि है, उसको भी उपनिषद नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसा प्रयोग व्यवहार में होता है। जैसे कि हम आयुर्वैघृतम कहते हैं, और आयुर्वैघृतम कहते हुए हमारा स्पष्ट तात्पर्य होता है कि आयु घी नहीं है, किंतु आयु को बढ़ाने के लिए घृत सबसे सशक्त साधन है, इसीलिए उपचारवश घी को भी आयु की संज्ञा दे दी जाती है। इसी प्रकार उस आत्मानुभूति या ब्रह्मानुभूति तक पहुंचने के लिए जो शब्द राशि के रूप में हमारे समक्ष जो ज्ञान उपस्थित है, उसको उपनिषद ग्रंथ शब्द से भी हम कहते हैं। तो इस प्रकार निश्चित है कि उपनिषद का दो पक्ष है। एक पक्ष तो जो शब्द राशि है, जिसको हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, और दूसरा जो मूल अर्थ है, ये भी कहा है कि मुख्य अर्थ तो अनुभव है, ब्रह्मानुभूति है, लेकिन गौण अर्थ में हम ग्रंथ रूप उपनिषद को ग्रहण करते हैं। तो मूल अर्थ अनुभव है। अब ये अनुभव जो है, इस अनुभव के लिए ही हमारे उपनिषद में 5 प्रकार के कोश की बात की गई है कि जो अन्नमय या प्राणमय या मनोमय, विज्ञानमय या आनंदमय, ये जो 5 प्रकार का जो आनंद स्वरूप तक पहुंचने का एक सोपान, और उसके आधार पर जो बाद में पंचकोश की बात कही गई। तो अनुभव किसका? अनुभव अन्नमय स्वरूप का, अनुभव प्राणमय स्वरूप का, अनुभव मनोमय स्वरूप का, और इसी क्रम में होते होते अनुभव उस आनंदमय स्वरूप का, जो इस जगत का मूल कारण है। तो प्रत्येक स्थिति में उस अनुभव का महत्व यहाँ पर है। अनुभव का महत्व है, इसीलिए विज्ञान यहाँ उपस्थित होता है। और हम जैसा जानते हैं कि जब हम फिजिक्स शब्द का हम प्रयोग करते हैं, तो यदि हम फिजिक्स के वास्तविक अर्थ को समझें, जहां से फिजिक्स शुरू हुआ, उसका आरंभ हुआ, तो फिजिक्स शब्द भी फिजिक्स शब्द से बना है, और फिजिक्स शब्द का अर्थ है टू डिस्कवर द एसेंशियल नेचर और रियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ थिंग्स। वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानना, वस्तु की जो संरचना है उसको जानना, इसको फिजिक्स कहते हैं। और इसी फिजिक्स से जो बनने वाला शब्द है फिजिक्स, उसका तात्पर्य यही है कि फिजिक्स वह शास्त्र है जिस शास्त्र के द्वारा हम वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझें। तो एक तरफ वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझें, यह प्रयास जहां से शुरू हुआ उसको फिजिक्स कहते हैं। और दूसरी तरफ हमारी जो अनादि वैदिक परंपरा है, उसमें वस्तु के वास्तविक स्वरूप को ही हम 5 स्तर में समझते हैं।
वही जब स्थूल रूप होता है तो अन्नमय कहलाता है, वही जब थोड़ा सूक्ष्म होता है तो प्राणमय है, और सूक्ष्म होता है तो मनोमय है, और अंततः सूक्ष्मतम स्थिति जो रूप है जो कारण स्वरूप है उसको आनंदमय कहते हैं। तो इस प्रकार ये वस्तुतः 5 प्रकार के स्तरों का अनुभवात्मक जो पक्ष है वही 5 कोश के या जो 5 प्रकार का जो 5 स्तर का जो सत्ता का स्वरूप है उसके बारे में यहाँ पर हम विश्लेषण करते हैं। तो दोनों स्थिति में हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न साइंस जहां से शुरू हुआ, फिजिक्स शब्द लें या साइंस का भी वही अर्थ है कि साइंस इज सिस्टमैटिक एंटरप्राइज दैट ऑर्गेनाइजेस नॉलेज in the form of testable explanations and predictions about the reality. So science is also an endeavor to understand the real nature of reality. वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए जो एक निश्चित प्रयास है, जो निश्चित विधि है, उसको साइंस कहते हैं, वही अर्थ फिजिक्स का है। और हमारे यहाँ भी हमने शुरू से देखा है कि सत्ता के जो जितने स्तर हैं, जितने सोपान हैं, उसको क्रमशः जानते हुए उस मूल कारण तक पहुंचना, वही हमारी विद्या जो है, विशेष रूप से जो अनुभवात्मिका विद्या है, उसका भी वही प्रयोजन है। हम उपनिषद में भी देखते हैं कि विज्ञान शब्द का बहुत प्रयोग है। विज्ञान आनंदम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति, ये सब जगह जो है वो अनुभव का ज्यादा महत्व समक्ष आया है। और जो उपनिषद का एक जो सार रूप में जो भगवत गीता है, वहां तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण ने ज्ञान और विज्ञान का बहुत इंटेंशनली उसका प्रयोग किया है। जैसा कि हम यदि देखें तो 9वें अध्याय में देखते हैं, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम मनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से सुभात। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान बताता हूँ, और विज्ञान सहित ज्ञान को जो जानता है वही सभी अशुभ से अलग रह सकता है। यानी अशुभ जिसका दूर हो, जो प्रायः हम सभी का लक्ष्य है कि एक तो अशुभ दूर हो और दूसरा आनंद की प्राप्ति हो। तो अशुभ दूर हो, इसके लिए विज्ञान सहित ज्ञान को समझना आवश्यक है। 7वें अध्याय में भी इस तरह का हम देखते हैं कि ज्ञानम ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः, कि मैं आपको विज्ञान सहित ज्ञान बताता हूं, और विज्ञान सहित ज्ञान को जानकर ही व्यक्ति जीवन में उस परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। और तीसरी जगह जो 6ठा अध्याय है, वहां भी आप देखेंगे कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रितः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान और विज्ञान से जो जुड़ता है, जो वो दोनों को जानता है, वही वस्तुतः तृप्तात्मा है। तृप्तात्मा यानी वही आनंद का अनुभव कर सकता है, उसके जीवन में अशुभ नहीं आ सकता। ऐसा क्यों है? जब हम इस पर विचार करते हैं कि भगवान पुनः पुनः क्यों ऐसा कहते हैं कि विज्ञान सहित ज्ञान बताओ, इसका हमने 11 अध्याय में हम देखते भी हैं कि भगवान उस अनुभवात्मक पक्ष को अर्जुन के समक्ष रखते हैं, जहां वो बताते हैं कि मूल कारण क्या है, जहां बताते हैं कि उस कारण से सृष्टि कैसे संचालित होती है। तो ये सारी बातें अनुभवात्मक पक्ष को प्रस्तुत करने का एक माध्यम बना है। तो यह जो अनुभव है, वह अनुभव बार बार वहां पर आता है। आचार्य शंकर इन सभी जगह पे भाष्य करते हुए वो बार बार कहते हैं कि विज्ञान सहितम का मतलब ही है अनुभव युक्तम, अनुभव संयुक्तम। और 6ठे अध्याय में तो और विस्तार से कहते हैं, ज्ञान और विज्ञान का वो लक्षण ही दे देते हैं कि ज्ञानम शास्त्रोक्त पदार्थानाम परिज्ञानम। ज्ञान क्या है? शास्त्र में जो उक्त, जो शास्त्र में जो प्रस्तुत जो
पदार्थ है उसका जब अध्ययन हम करते हैं, उसका एक संस्कार जब हम में बनता है, उसको ज्ञान कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब उसका एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप होता है, उसको ज्ञान कहते हैं। और विज्ञानम तो शास्त्र तो ज्ञाता नाम तथा एव स्वानुभव करणम। और विज्ञान उसको कहते हैं कि शास्त्र में जिस तरह का विषय प्रस्तुत किया गया है, उसका यथावत अनुभव, यथावत जब हम अनुभव करते हैं, उसको विज्ञान कहते हैं। तात्पर्य यह है कि पूरी परंपरा में दो पक्ष स्पष्ट है। एक तो सैद्धांतिक पक्ष है, जब हम अध्ययन करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो उस सिद्धांत संस्कार रूप में प्रस्तुत हो जाता है, और अब फिर हम सृष्टि को, हम अपने को थोड़ा समझना आरंभ करते हैं। लेकिन जिस रूप में सृष्टि की बात कही गई है, उसका यथावत अनुभव का मतलब कि अनुभव उन 5 स्तरों पर अनुभव, अन्नमय से लेकर और आनंदमय तक का अनुभव जो है, वह उसका विज्ञान रूप पक्ष है। तो इस प्रकार निश्चित रूप से हम जानते भी हैं कि हमारी परंपरा में विज्ञान जो है वो किस रूप में है। हम जब अनुभव करना चाहते हैं, जब विवेकानंद जी जब प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते थे, तो उस समय जब आत्मा के बारे में फिलॉसफी के प्रोफेसर जब स्पीच देते थे, तो उन्होंने कई बार प्रश्न किया कि मैं जिस तरह आप आत्मा का वर्णन कर रहे हैं, मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ। तो फिर प्रोफेसर ने कहा कि यदि अनुभव करना चाहते हैं तो आप रामकृष्ण जी के पास जाएं, वो आपको इसका अनुभव कराएंगे। और उन्होंने उनके आदेशानुसार वो वहां गए, और फिर जो भी वार्तालाप है उसके बाद उनको अनुभव कराया। तो अब हमारे सामने दो पक्ष है। एक तो प्रेसिडेंसी कॉलेज में आत्मा का प्रवचन, आत्मा के विषय में लेक्चर देना, उसके विषय में बताना, और दूसरा है कि रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा एक निश्चित प्रविधि के द्वारा विवेकानंद को उसका यथावत अनुभव कराना। ये जो दो पक्ष है, सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष या अनुभवात्मक पक्ष, इन दोनों पक्षों को ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से कहा है। और हम ये ऐसा अनुभव करते हैं कि व्यावहारिक जगत में भी, हमारे दैनिक जीवन में भी, हम जिस चीज का अनुभव प्राप्त करते जाते हैं, उस विषय में हम निशंक होते जाते हैं। उस विषय में हमारा संशय नहीं रहता, और हमारा आत्मविश्वास रहता है कि हम उस काम को ठीक से कर सकते हैं। तो विज्ञान से युक्त जो भी व्यक्ति है, वो किसी धरातल पर हो, वह निश्चित रूप से वह उन्नत होता है, और निश्चित रूप से समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। हाँ, ये भी बात है कि अनुभवात्मक पक्ष के लिए किसी न किसी आचार्य की आवश्यकता होती है। ऐसा आज का जो वेस्टर्न साइंस है, उसमें भी हम देखते हैं कि थियरी की अलग क्लास होती है और प्रैक्टिकल की अलग क्लास होती है, क्योंकि हम सैद्धांतिक रूप को पहले जानते हैं, और फिर उसका जो प्रायोगिक पक्ष है, उसका जो अनुभवात्मक पक्ष है, उसको भी हम जानते हैं, और तभी हम संशय रहित होते हैं। भारत की परंपरा में भी जो आचार्य हैं, वो छांदोग्योपनिषद का जब हम देखते हैं तो स्पष्ट रूप से ऋषि कहते हैं कि आचार्यवान पुरुषो वेद, पंडितो मेधावी गांधारान एवं संपद्येत एवं ही आचार्यवान पुरुषो वेद। तो आचार्य से जो युक्त व्यक्ति है, वही उसको जान पाता है। आचार्य से युक्त होने का तात्पर्य है कि जो अनुभव युक्त जो व्यक्ति है, वही व्यक्ति सहजतया आपको उस अनुभवात्मक स्थिति में ले जाता है। और आचार्य शंकर बार बार कहते हैं कि शास्त्रज्ञोपि ब्रह्मानुसंधानम स्वयमेव न कुर्यात्, कि जो शास्त्र को जानता है, फिर भी जब अनुभवात्मक पक्ष की बात आती है, तो उसको निश्चित ही आचार्य या जो अनुभूत व्यक्ति है, उसके सानिध्य में ही आगे बढ़ना चाहिए। तो अनुभव की बात हमारी परंपरा में भी बार बार आती है, और उस अनुभव का ज्ञान जहां होता है, और उस अनुभव के द्वारा जहां हम मूल सत्ता तक पहुंचते हैं,
उसी को उपनिषद कहा गया है। तो एक विषय हमारे समक्ष ये है। अब हम देखते हैं कि ये उपनिषद शब्द जो है, इसका अर्थ जानते हुए उपनिषद का महत्व इतना क्यों है। सामान्य रूप से हम परंपरा में जानते हैं कि उपनिषद जो है वह जो कर्म और ज्ञान पक्ष की जहां हम बात करते हैं तो संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक मुख्य रूप से जो व्यावहारिक जो जगत है, व्यावहारिक जो हमारी उपलब्धि है, जिसको वर्ल्डली अचीवमेंट हम कहते हैं, और धर्म अर्थ काम की दृष्टि से या कर्म प्रधान जो है, वह प्रधानतया जो उपर्युक्त 3 ग्रंथ है उनमें आता है। लेकिन जब वस्तु की मूल सत्ता का अध्ययन हो, जब सृष्टि का अध्ययन हो, जब स्वयं का अध्ययन हो, इस विषय में जो ज्ञान की बात जहां से आरंभ होती है उसको उपनिषद कहते हैं। सामान्य रूप से ऐसा हम जानते हैं। लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में उपनिषद का क्यों इतना महत्व है, इसके विषय में हमें थोड़ा इसका जानना जरूरी है, क्योंकि अचानक वैज्ञानिक लोग उपनिषद में इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगे। तो थोड़ा हमें इसकी भूमिका में जाना पड़ेगा कि जहां हम देखते हैं कि वैसे भी सामान्य रूप से थोड़ा बहुत उपनिषद का ज्ञान पाश्चात्य जगत को था। ऐसा स्पिनोजा भी अपने स्टेटमेंट में कई बार कहते हैं कि भारत में गंभीर दर्शन का अध्ययन होता है और बहुत सारी बातें विदेश गई थी। लेकिन विज्ञान के विशेष प्रसंग में जब हम इस बात को देखते हैं तो ये एक दारा शिकोह का इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। दारा शिकोह ने, हम जैसा जानते हैं कि 1640 ईस्वी के आसपास उन्होंने 50 उपनिषदों का जो पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाया था, और इस क्रम में 1659 के आसपास ये कार्य पूरा हुआ, जिसमें कि काशी के बहुत सारे जो विद्वान थे वो भी उनकी सहायता में थे, और लगभग ये 18-19 वर्षों का परिणाम था कि यह ग्रंथ तैयार हुआ। उसको आज हम जानते हैं कि उसको सिर्रे अकबर कहते हैं, लेकिन बाद में उसका नाम औपनिषद हो गया, क्योंकि बाद में जो बाहर के लोग आए, पाश्चात्य जगत के लोग आए, तो उन्होंने उसको औपनिषद कहना शुरू किया। तो 1659 ईस्वी में लगभग ये तैयार हुआ, और उसी समय उनकी हत्या कर दी गई थी। और हत्या जब कर दी गई तो यह ग्रंथ जो पांडुलिपि रूप में था, यह लगभग फिर इसका कोई विकास नहीं हो पाया था। लेकिन लगभग 100 वर्षों के बाद, लगभग 1760 ईस्वी के आसपास, फ्रेंच स्कॉलर, जिसको हम जानते हैं कि एंकटिल डुपेरो था, वो कई कुछ अन्य कार्य से भारत आया, शोध की दृष्टि से ही भारत आया, और फिर वह घूमते हुए जब अवध के नवाब के यहाँ गया तो उसको ये पांडुलिपि मिली, और उस पांडुलिपि को लेकर के वह कार्य करना शुरू किया। और लगभग ये 1760 के आसपास की बात है। और फिर कार्य करते करते उसने जो इसका ट्रांसलेशन किया वो लैटिन और फ्रेंच में किया, और इस तरह से 1801 और 2 ईस्वी में 2 वॉल्यूम इसका छपा, जो एक में फ्रेंच ट्रांसलेशन था और एक में लैटिन ट्रांसलेशन था। फ्रेंच ट्रांसलेशन फिर किसी कारणवश वो समाप्त हो गया, वह नहीं मिल पाता। लेकिन जो लैटिन ट्रांसलेशन था वह 1888 ईस्वी में शोपेनहावर के हाथ लगा, और शोपेनहावर ने जब उसका अध्ययन किया तो वह विस्मृत रह गया, वह आश्चर्यचकित रह गया कि किस प्रकार का साहित्य भारत में है, किस प्रकार का साहित्य भारत में उपलब्ध होता है। क्योंकि पाश्चात्य परंपरा में प्रायः बहुत्व की परंपरा रही है। पाश्चात्य की परंपरा में जो एक कारणवाद या एक से अनेक की उत्पत्ति होती है या एक से अनेक की अभिव्यक्ति होती है, इस प्रकार का चिंतन बहुत कम रहा है। हम प्लेटो में देखते हैं, और उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर थोड़ा स्पिनोजा में हमें दिखाई देता है, और स्पिनोजा के बाद फिर शोपेनहावर से होते हुए फिर धीरे धीरे मॉडर्न साइंस में आ जाता है। तो ये बहुत एक छोटी परंपरा है, लेकिन
जहाँ हम डुअलिज्म की बात करते हैं, प्लूरलिज्म की बात करते हैं, तो उनकी प्राय मान्यता इसी पर आधारित है। तो शोपेनहावर को आश्चर्य लगा कि इस प्रकार का गंभीर विषय भारत में उपलब्ध है, और इसीलिए आप उनका जो फेमस स्टेटमेंट है कि देयर इज नो स्टडी as beneficial and elevating as that of the Upanishad. It has been the solace of my life. It will be the solace of my death. अब समझिए कि जो विद्वान वेस्टर्न नॉलेज ट्रेडिशन का स्कॉलर है, वह विद्वान जब उपनिषद को पढ़ता है तो वह कहने लगता है कि जो दुनिया में ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो इतना लाभदायक हो और व्यक्तित्व को इतना ऊंचा उठाने वाला हो। कहते हैं कि उपनिषद पढ़ने के बाद मेरे जीवन में भी इसी से शांति है और मेरी मृत्यु के बाद भी इसी से शांति होगी। तो इस प्रकार का जो बड़े स्टैचर का आदमी जब इस तरह का स्टेटमेंट देता है, उनके और बहुत सारे स्टेटमेंट हैं जो भारतीय ज्ञान की गंभीरता और भारतीय ज्ञान का जो महत्व है उसको वो बताते हैं। तो शोपेनहावर का इस तरह का स्टडी, और शोपेनहावर का स्टडी जो है उसको यूरोपियन टर्मिनोलॉजी में पूरा स्प्रेड करना, ये एक मिरेकल का काम किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आइंस्टाइन जो थे वो उनके दो ही बड़े उनके आदर्श व्यक्ति थे, जिसको अपने लिटरेचर में, उनकी राइटिंग्स में हमेशा इन दो व्यक्ति का उल्लेख होता है। एक तो शोपेनहावर थे जिनका वो बार बार उल्लेख करते हैं, और दूसरा स्पिनोजा थे। तो वो कहते हैं कि मेरे जीवन में मेरा दर्शन, मेरा व्यवहार, सब कुछ इन्हीं के विचारों से प्रभावित है और इन्हीं के विचारों से मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसका आइंस्टाइन भले ही उपनिषद स्वयं ना पढ़े हों, लेकिन शोपेनहावर के विचार से वो इतने प्रभावित थे कि इनडायरेक्टली उपनिषद के जो भी विषय थे वो विषय किसी न किसी रूप में आइंस्टाइन तक पहुंचे। और इसका उनके एक्सप्रेशन में कई बार ये उल्लेख मिलता है। वो एक जगह उनका बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि वो कहते हैं कि जीवन में मेरे समक्ष जब कई समस्याएं आई और जब लगता था कि अब मैं इससे नहीं निकल पाऊंगा, तो मैं शोपेनहावर के उस स्टेटमेंट को पढ़ता था जहां वो कहते हैं कि one can do as he wills, but one cannot will as he wills। कि कोई व्यक्ति जो सोचता है वह तो उसके अनुसार करता है, लेकिन कोई व्यक्ति यह नहीं सोच सकता कि मैं आगे क्या सोचूंगा। ये वस्तुतः केनोपनिषद का अक्षरशः अनुवाद है। जो केनोपनिषद का जो मन का मन कौन है, कहाँ से वो इच्छा उद्भूत होती है, कहाँ से ये सारी प्रक्रिया आरंभ होती है, ये साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा एरिया है जो भारत का ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है। जो जेम्स, जो साइकोलॉजी के जो फादर जिनको माना जाता है, वो इस तरह का कहते हैं कि जो मूल तत्व है उसके कारण ही ये सारी इच्छाएं जो हैं वो उद्भूत होती है। और वो जो कॉन्शियसनेस है वो कॉन्शियसनेस फंडामेंटल है, और बाकी जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो उसका मैनिफेस्टेशंस है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो विषय है केनोपनिषद का, वो कितना आइंस्टाइन को प्रभावित किया। कि आइंस्टाइन कहते हैं कि मैंने जीवन के सारे हार्डशिप्स इस स्टेटमेंट को का स्मरण करते हुए मैंने उसको पार कर लिया, तो इसलिए मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूँ। और निश्चित रूप से जो शोपेनहावर है उसका किसी न किसी रूप में उपनिषद का ज्ञान जो है वह आइंस्टाइन के यूनिफिकेशन थियरी पे अवश्य पड़ा। निश्चित रूप से इसको हम कह सकते हैं। उनका E=mc² जो है, जो मास जो है वो मास, फाइनली मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जो भी मास है वो मूलतः शक्ति है। मास जो है, जो भी हमारे समक्ष लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के रूप में उपलब्ध है, जो भी विषय है जो घनीभूत है, उसका मूल स्वरूप शक्ति है। यही वस्तुतः E=mc² का मतलब है। जो जिस तरह का व्यावहारिक जगत में हमें भेद दिखाई देता है, बहुलता दिखाई देती है, वस्तुतः उस बहुलता का जो मूल तत्व है
उस एक शक्ति में जाकर के स्थिर हो जाती है। तो इस प्रकार का m = mc², और फिर उसके बाद यूनिफिकेशन थियरी, यूनिफिकेशन थियरी जो आया उसका कहीं न कहीं स्रोत अवश्य उपनिषद है। और यूनिफिकेशन थियरी में आप जाने कि जो साइंस में 4 प्रकार के फोर्स की बात की जाती है। एक तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक है स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन फोर्स, एक है वीक इंटरैक्शन फोर्स, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो आइंस्टाइन का ये कहना था कि इन चारों फोर्स का मूल कारण एक शक्ति है। एक शक्ति ही इन 4 शक्तियों के रूप में अपने को अभिव्यक्त करती है। और ऐसा उनका कहना था कि जिस दिन ये यूनिफिकेशन को हम समझ लें, इसका अनुभव हो जाए, प्रैक्टिकली प्रेजेंटेबल हो जाए, तो फिर इस सृष्टि के रहस्य को समझा जा सकता है। तो ये यूनिफिकेशन थियरी जो है कहीं न कहीं जरूर शोपेनहावर के द्वारा वो गया है। और इसका प्रमाण जो दूसरा हमें मिलता है वो है एडविन श्रोडिंगर। एडविन श्रोडिंगर हम सब जानते हैं कि वो क्वांटम फिजिसिस्ट थे, और एक तरह से उनको वेदांती कहा जाता है। वेदांती कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बेसिक व्यू ऑफ वेदांत पर भी अपनी राइटिंग प्रस्तुत की है जो रिकॉर्ड पे है। तो एडविन श्रोडिंगर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है व्हाट इज लाइफ। उस व्हाट इज लाइफ में जो अंतिम चैप्टर है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे, ऑस्ट्रिया के थे, और उन्होंने लिखा है कि आफ्टर टीचिंग फिजिक्स आई यूज्ड टू स्पेंड माय टाइम विद द स्टडी ऑफ उपनिषद्स इंट्रोड्यूस्ड बाय शोपेनहावर, एंड देयर फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट यूनिफिकेशन थियरी। स्पष्ट रूप से वो रिकॉर्ड पे कहते हैं कि फिजिक्स पढ़ाने के बाद मुझे जो भी समय मिलता था वो मैं उपनिषद पढ़ने में लगाता था, और उपनिषद जिसको शोपेनहावर ने इंट्रोड्यूस किया था। यानी ये भी स्पष्ट है कि शोपेनहावर के द्वारा जो उपनिषद है उसका ज्ञान वैज्ञानिकों तक पहुंचा है। और ये भी वो कहते हैं कि जो उपनिषद में पहली बार मुझे यूनिफिकेशन थियरी वहां प्राप्त हुआ। यूनिफिकेशन थियरी जिसको हम कहते हैं एकोहम बहुश्याम या बहुश्याम प्रजाएय, हम जो कहते हैं कि एक मैं बहुत हो जाऊं, ये बार बार हमारे वैदिक साहित्य में आता है कि एक ही अनेक रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो ये जो सिद्धांत है, ये यूनिफिकेशन थियरी, एडविन श्रोडिंगर जैसे जो नोबेल लॉरिएट और क्वांटम फिजिसिस्ट इस बात का डिक्लेयर करते हैं कि हमें पहली बार वहां से मिला। इसके साथ ही आप और भी देखें तो नील्स बोर जो थे वो भी क्वांटम फिजिसिस्ट थे, और एटॉमिक स्ट्रक्चर उनका एक कंट्रीब्यूशन माना जाता है। तो जो नील्स बोर थे उनके डायरेक्ट स्टूडेंट जॉन ए व्हीलर जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और क्वांटम फिजिक्स में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि बाद में उन्होंने जो हाइजेनबर्ग की बात जो क्वांटम फिजिक्स की थी उसको 1955 में उन्होंने और आगे बढ़ाया था, तो उसको रीइंटरप्रेट किया था। इस तरह से उनको कई बार दूसरा आइंस्टाइन माना जाता है। तो ऐसे जॉन व्हीलर कई जगह कहते हैं कि मेरे जो मेंटोर थे नील्स बोर, ही वॉज डीपली रूटेड इनटू द उपनिषद। वह उपनिषद में बहुत ज्यादा रूटेड थे, और इस विषय में उनकी चर्चा भी काफी होती है। और वो स्वयं कहते हैं कि ये जो उपनिषद है इसका ज्ञान वैज्ञानिकों तक कैसे पहुंचा, वेस्टर्न जो कंट्रीज है वहां कैसे पहुंचा, इसका क्या महत्व है, इसको मैं ठीक से जानना चाहता हूं। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट हम कई जगह देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने स्वयं ही इस तरह की बातें हमारे समक्ष रखी है जो कई पुस्तकों में उपलब्ध है। तो ये तो निश्चित बात है कि जो उपनिषद है वो वैज्ञानिकों के बीच में रहा, और विशेष रूप से जो आधुनिक वैज्ञानिक है, आधुनिक विज्ञान को हम 1905 के बाद स्वीकार करते हैं, जब आइंस्टाइन ने अपनी रिलेटिविटी थियरी पे पेपर प्रेजेंट किया। तो 1905 के बाद का जो समय है विज्ञान में उसको आधुनिक विज्ञान का काल कहते हैं। उससे पहले न्यूटन से आरंभ करके और 1905 तक के काल को क्लासिकल साइंस कहते हैं, क्योंकि क्लासिकल साइंस के जो सिद्धांत हैं
वो भेदवादी सिद्धांत है। उनकी दृष्टि से परमाणु से संसार बना है, उनकी दृष्टि से देश और काल जो है, टाइम स्पेस जो है, उसके अंतर्गत परमाणुओं के द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई है। तो वो भेदवादी परंपरा है, और वो फंडामेंटल रियलिटी जो है वो पार्टिकल, वो परमाणु को मानते हैं। तो इस तरह टाइम को एटर्नल मानते हैं, स्पेस को एटर्नल मानते हैं। तो इस तरह से भेदवादी दृष्टि को लेकर के जो क्लासिकल साइंस है, कार्य कारण सिद्धांत को मानते हैं। तो इस तरह से वो वहां पर जो बातें कही गई है, उसका ठीक उसका अगला रूप हमें आधुनिक विज्ञान में मिलता है, जहां पर परमाणु जो है उसको विखंडित कर दिया जाता है। जो क्लासिकल साइंस में ये क्लेम किया जाता था कि परमाणु जो है वो अखंड है, अविभाज्य है, परमाणु अनंत है, इस प्रकार की बातें जो होती थी वो 1898 ईस्वी के आसपास, आप सभी जानते हैं कि जे थॉमसन ने एटम को ब्रेक कर दिया। तो परमाणु जो है उसका जो अविभाज्य था वो विभाजित हो गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और कई दूसरे जो सब पार्टिकल हैं वो उपस्थित हो गए हैं, और अभी उसका अध्ययन हो रहा है। तो 1905 के बाद एक तो ये बिल्कुल सिद्धांत खंडित हो गया कि परमाणुओं से सृष्टि हुई है। नहीं, परमाणुओं के अंदर भी सब पार्टिकल है, और सब पार्टिकल के का उद्भव कैसे हुआ, उसकी अभिव्यक्ति कैसी हुई, तो इसको लेकर अध्ययन शुरू हुआ। और अंत में एक हाइपोथेसिस बन गया कि एक ही शक्ति है जिससे इसकी इन पार्टिकल्स की अभिव्यक्ति हुई है, और वह शक्ति जो है वही इस जगत का मूल कारण है। शक्ति जो है वह फंडामेंटल रियलिटी है, परमाणु जो है वह भी कार्य है, परमाणु इस जगत का कारण नहीं है। तो एक ये बात आ गई। दूसरी बात आ गई कि टाइम और स्पेस जो एटर्नल था, वो आइंस्टाइन ने ये सिद्ध कर दिया कि टाइम स्पेस जो है वह भी चेंजेबल है। क्योंकि अभी अभी जो इस वर्ष जो हम देखते हैं कि जो नोबेल प्राइज मिला है जो ब्लैक होल पे, रोजर पेनरोज को जो नोबेल प्राइज मिला है इस वर्ष, उसमें भी हम देखते हैं कि जब ब्लैक होल की बात आती है तो ब्लैक होल का इतना ग्रेविटेशन अधिक होता है कि ये आधुनिक वैज्ञानिकों ने लगभग सिद्ध कर दिया है कि ब्लैक होल के अंदर टाइम स्पेस भी समाप्त हो जाता है, इवन टाइम स्पेस भी कर्व्ड हो जाता है। तो इस प्रकार का जो चिंतन है उससे वो भी खंडित हो गया कि टाइम स्पेस एटर्नल है। वेदांत में हम स्पष्ट रूप से इसको देखते हैं कि टाइम स्पेस जो तस्मात् एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, उससे आकाश की उत्पत्ति होती है। या हम मांडुक्य उपनिषद में देखते हैं कि ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यदिति सर्वं ओंकार एव यच्चान्यत्र कालातीतं तदपि ओंकार एव। मतलब एक त्रिकाल के अंतर्गत सृष्टि है, एक त्रिकालातीत सृष्टि है। तो त्रिकालातीत सृष्टि जब है तो त्रिकाल जो है वहां नित्य तत्व कभी नहीं हो सकता। इसीलिए आकाश और काल, टाइम और स्पेस जो है, हमारे यहाँ उपनिषद में उसको स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसकी भी उत्पत्ति हुई है या अभिव्यक्ति हुई है। तो आधुनिक विज्ञान जो है वह बहुत दृष्टि से, बहुत प्रकार से क्लासिकल साइंस से बिल्कुल भिन्न हो गया। इसीलिए जहां सूक्ष्म सत्ता का अध्ययन शुरू हो गया, जहां सब पार्टिकल का अध्ययन शुरू हो गया, तो इसलिए उसको आधुनिक विज्ञान कहते हैं। तो सामान्य रूप से हम देखते हैं कि आधुनिक विज्ञान और उपनिषद में बहुत विषय में समानता है, इसीलिए इस पे कई पुस्तकें लिखी गई है। तो अब हम इतना जानने के बाद हम ये कुछ इसके जो विषय है उसके विषय को हम जानते हैं कि किस किस विषय पर दोनों में एक समान जो चिंतन हमें दिखाई देता है। जो वर्नर हाइजेनबर्ग थे, हम सभी उनका नाम जानते हैं कि वर्नर हाइजेनबर्ग भी क्वांटम फिजिसिस्ट थे और उन्होंने क्वांटम फिजिक्स की नींव रखी थी। तो वर्नर हाइजेनबर्ग स्वयं ही कहते हैं कि जो हमें विज्ञान को केवल विज्ञान के रूप में ही अध्ययन नहीं करना चाहिए, विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए, कॉम्परेटिव स्टडी होना चाहिए।
सामान्य रूप से ऐसा प्रश्न आता है कि आप उपनिषद का विज्ञान से क्यों तुलना करते हैं, अब भारतीय ज्ञान का विज्ञान से क्यों तुलना करते हैं, विज्ञान में कोई बात होती है तो आप भारतीय ज्ञान की बात करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तुलना सबसे पहले वैज्ञानिकों ने शुरू की है। वैज्ञानिकों ने उपनिषद के जो विषय हैं जब उससे वो परिचित हुए हैं तो उसके बाद वैज्ञानिकों ने पुस्तक लिखना आरंभ किया है और उन पुस्तकों में उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें प्रस्तुत की है जो जो उपनिषद के महत्व को बताता है। वो नाम लेकर के इसके महत्व का उल्लेख करते हैं और ऐसा कहते भी हैं कि जो विज्ञान है वह विज्ञान को यदि दूसरे विषय से जोड़ करके देखा जाए, दूसरे विषय से इसकी तुलना हो तो ज्ञान में वृद्धि होगी। आप ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। केवल विज्ञान का व्यक्ति यदि विज्ञान में रहता है और केवल यदि जो दूसरी विधा है उसका व्यक्ति यदि उसी विधा में रहता है तो वह उस विधा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन कोई नया कंट्रीब्यूशन कठिन होता है। लेकिन यदि हम दो डिसिप्लिन वर्नर हेजनबर्ग ने तो यहाँ तक कहा है कि वो किसी काल में हो, किसी देश में हो, दुनिया के किसी हिस्से में हो, यदि किसी प्रकार का ऐसा चिंतन है जिसमें कि समान विचार प्रस्तुत है, यदि मिलता है तो उसकी अवश्य तुलना होनी चाहिए। और तुलना का एक और भी कारण है कि हमारा जो नाम ही जैसा कि दर्शन है, दर्शन का मतलब भी होता है देखना। अब देखना एक स्थूल रूप से देखना, इंद्रियों के माध्यम से देखना, और दूसरा देखना जो आत्म साक्षात्कार है वह भी देखना है, लेकिन वो देखना इन इंद्रियों के माध्यम से नहीं है, इसीलिए उसको अपरोक्षानुभूति या यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इस प्रकार से कहा गया है। लेकिन वो भी साक्षात्कार है, वह भी साक्षात्कार है, इंद्रियों के माध्यम से नहीं है, मन के माध्यम से नहीं है, लेकिन आत्मा की स्थिति में जाते हुए स्वयं का स्वयं के द्वारा साक्षात्कार है, लेकिन है अनुभव। इस प्रकार से एक तरफ इस तरह का अनुभव, दूसरी तरफ लेबोरेटरी में जितने अभी संसाधन है उसके द्वारा एक्सपेरिमेंट। तो इस विषय को वैज्ञानिक ही प्रस्तुत करते हैं कि जो भारतीय दर्शन से या उपनिषद से विज्ञान की तुलना की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? क्योंकि भले ही कहीं पर लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहा हो, उसके द्वारा अनुभव हो रहा हो, या दूसरे पक्ष में एक दूसरी पद्धति, एक साधना पद्धति के द्वारा उसका अनुभव किया जा रहा हो, लेकिन दोनों का मूल लक्ष्य अनुभव है। और जब दोनों पक्ष में मूल लक्ष्य अनुभव है तो दोनों का जो निष्कर्ष है, यदि उस निष्कर्ष में समानता है तो फिर उन दोनों में तुलना होनी ही चाहिए। तो इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने ये विचार जब प्रस्तुत किए हैं तो उसके आधार पर ही ये तुलनात्मक विवेचन जो है वह प्रस्तुत किया शुरू हुआ है। और अब इस पे बहुत प्रचुर साहित्य उपलब्ध है, हम सबको जरूर देखना चाहिए। और जैसा कि हम देखते हैं कि जब नोबेल प्राइज मिलता है तो उसके बहुत सारे, विशेष रूप से फिजिक्स के बहुत सारे कंटेंट होते हैं जो सीधे सीधे हमारे शास्त्र से जुड़े होते हैं। तो हमें यदि हम उसको देखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे चिंतन में कुछ और अवश्य परिवर्तन आ जाएगा और उसकी व्यापकता का बोध होगा। एक विषय हम लेते हैं, जैसे कि वैज्ञानिकों ने जिस विषय का उल्लेख किया है उस विषय का हम यदि एक विषय देखें तो एक विषय है अंतर्यामी। अंतर्यामी शब्द जो है वो हम सभी जानते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद में इसका बहुत महत्व है। 3 अध्याय में याज्ञवल्क्य जब अंतर्यामी शब्द की व्याख्या करते हैं तो वह इसको कहते हैं कि यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्यः अंतरो यम सर्वाणि भूतानि न विदुः यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम यह सर्वाणि भूतानि अंतरो यमयति एष स अंतर आत्मा अंतर्यामी अमृतः। मतलब वो अंतर्यामी है जो सब में रहते हुए भी सबसे पृथक है, जो सबको अंदर से संचालित करता है, जो सबका अंदर से नियमन करता है, वह अंतर्यामी है। और इस पर अपनी परंपरा में बहुत अधिक इसका विश्लेषण हुआ है। हम वेदांत सार में भी देखते हैं कि अंतर्यामी शब्द
का प्रयोग किया गया है और अंतर्यामी शब्द ब्रह्म या ईश्वर के लिए आता है। तो ये इसका विज्ञान से क्या संबंध है, विज्ञान से क्या संबंध है? पहले हम उपनिषद में देख लें कि सामान्य रूप से 5 प्रकार के वाक्यों का उपनिषद में उल्लेख है। एक तो है उत्पत्ति वाक्य, दूसरा है स्थिति वाक्य, तीसरा है लय वाक्य, चौथा है प्रवेश वाक्य और पांचवा है नियमन वाक्य। तो उत्पत्ति वाक्य को हम सभी जानते हैं कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, इस प्रकार के वाक्य हैं। येन जातानि जीवन्ति, ये स्थिति वाक्य है। और यत् प्रियन्त्य विषम विसन्ति, ये लय वाक्य है। और तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, यह प्रवेश वाक्य है। और उसके बाद भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः, भीषास्माद् अग्निः अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम, ये जो है ये नियमन वाक्य है। और गीता में भी हम इसका एक्सप्रेशन बार बार देखते हैं, या मुंडकोपनिषद में हम देखें तो वहां भी हमें प्राप्त होता है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतो अग्नि। तो ये सर्व तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। और गीता में भी देखते हैं यदा आदित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ नियमन का जो वर्णन है वो बहुत व्यापक है। नियमन का तात्पर्य ये है कि जो ब्रह्म है, जो मूल कारण है जगत का, वह मूल कारण चेतन है। और वह चेतन कारण अपने को ही अनेक रूपों में अभिव्यक्त करता हुआ जो रूप है, जो ये जगत है, जो अनेकात्मक जगत है, उस जगत के कण कण में स्वयं विद्यमान होते हुए उसको अंदर से ही नियमित करता है, उसको अंदर से नियमित करता है। जैसे कि हम पुरुष सूक्त में देखते हैं कि पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि, कि उस मूल तत्व ब्रह्म के एक पाद में सृष्टि है। 3 पाद जो है वह दिव्य है, उसका मूल स्वरूप है। और जो एक पाद है वह भी ब्रह्म के अंतर्गत है, ब्रह्म से बाहर नहीं है। इसीलिए उसके कण कण में ब्रह्म विद्यमान है। इसीलिए सर्वम खलुदम ब्रह्म की बात जगह जगह आती है। तो इस तरह से हम जिस ब्रह्म को मानते हैं वह ब्रह्म स्वयं ही जगत के रूप में अभिव्यक्त होता है, जिसको हम पर या अपर या अवर ब्रह्म कहते हैं। जो आदि शंकराचार्य ने भी जो आनंदमयाधिकरण में सोपाधिकम ब्रह्म और निरूपाधिकम ब्रह्म की बात वहां पे की है कि एक मूल कारण है और दूसरा जो संसार है जिस रूप में ब्रह्म अभिव्यक्त हुआ है। तो अभिव्यक्त होते हुए जो छांदोग्योपनिषद में है कि सेयम देवता जो है ना नाम रूपे व्याकरवाणी, वही देवता, वही देव जो है वह नाम और रूप के रूप में प्रकट हुआ। और वहीं पर ये सिद्धांत आता है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, जो तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है। तो इस प्रकार का हम देखते हैं कि प्रवेश वाक्य में ये सारी चीजें आती है और नियमन वाक्य में ये सारे वाक्य आते हैं। वैज्ञानिकों ने जब आधुनिक विज्ञान में जब एटम को ब्रेक किया और उन्होंने देखा कि एटम के अंतर्गत अंदर एक संपूर्ण सृष्टि विद्यमान है, और वो सृष्टि विद्यमान है का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या ऐसे 200 सब पार्टिकल या उससे भी अधिक अभी खोज चल रही है। तो उनका एक अलग संसार है, हर एक परमाणु के अंतर्गत एक अलग संसार है, और उस संसार को किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है। वह जो है वो स्वयं के द्वारा संचालित है। तो जो न्यूटोनियन साइंस है, क्लासिकल साइंस है, उसमें जब हम न्यूटन के 3 लॉ पढ़ते हैं तो एक पहला लॉ यही है कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो उसमें यदि बाह्य बल लगता है तो वह वस्तु गतिशील हो जाती है। तो बाह्य बल की जरूरत है, ये सृष्टि होने के लिए भी बाह्य बल की जरूरत है, और किसी वस्तु में गतिशीलता आने के लिए भी बाह्य शक्ति की जरूरत है। लेकिन ये सिद्धांत आधुनिक विज्ञान में नहीं रहा। आधुनिक विज्ञान में ये निश्चय हुआ कि कोई भी यदि परमाणु है और उसके अंतर्गत जो प्रक्रिया हो रही है उसमें किसी बाह्य शक्ति की जरूरत नहीं है, वो स्वयं के द्वारा वो क्रियाशील है, जिसको उन्होंने डायनामिक स्टेट ऑफ रियलिटी कहा कि वो डायनामिज्म है।
कि वो स्वयं के अंदर से ही संचालित होता है, स्वयं के अंदर से ही नियमित होता है। तो इस विषय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया कि जो वस्तु है, जो संसार का जो स्वरूप है, वह उसके स्वयं के अंदर से ही प्रक्रिया चलती है, जिस प्रक्रिया के तहत जो मूल कारण से सूक्ष्म और सूक्ष्म से फिर स्थूलता का रूप धारण करता है। तो इस प्रसंग में बृहदारण्य के इस मंत्र को वैज्ञानिक कोट करते हैं। क्यों ऐसा कोट करते हैं? क्योंकि जो वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग है, वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग में ऐसा माना जाता है कि ईश्वर सृष्टि या गॉड सृष्टि से बाहर है। जो गॉड है वो क्रिएट करता है सृष्टि को, लेकिन सृष्टि से बाहर है। कैसे? तो जैसे एक वॉच मेकर, घड़ी बनाने वाला घड़ी को बनाता है और घड़ी को बनाते हुए उसमें कुछ नियम डालता है और नियम के तहत वो घड़ी चलती है, लेकिन स्वयं वह घड़ी से बाहर रहता है। इसीलिए वह घड़ी के अंदर से कंट्रोल नहीं करते हुए घड़ी को बाहर से कंट्रोल करता है। वैसे ही यह सृष्टि जो है, इस सृष्टि को गॉड ने परमाणुओं से बनाया, टाइम स्पेस के अंदर बनाया, लेकिन वह इस सृष्टि को बाहर से कंट्रोल करता है। वह सृष्टि के बाहर है, अंदर नहीं है। ये जो सिद्धांत था, इसके विपरीत आधुनिक विज्ञान में ये सिद्धांत स्थापित हो गया कि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। आइंस्टाइन को भी ये बार बार कोई प्रश्न पूछते थे कि आप गॉड में विश्वास करते हैं? वो कहते थे हाँ करता हूं। तो बोले किस प्रकार के गॉड में विश्वास करते हैं? तो वो बोलते थे कि मैं उस गॉड में विश्वास करता हूं जो हमें बाहर से कंट्रोल नहीं करता, वो हमें अंदर से ही कंट्रोल करता है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में ये जो विषय है अंतर्यामी का, कि कण कण के अंदर रहते हुए ही वो अंदर से ही उसको नियमित करता है, यह विषय वैज्ञानिक को बहुत आकृष्ट किया है। और इसका बार बार वो कोट करते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में शुरू से ही ये बातें लोग ऐसा जानते रहे। हम कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। हम ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म जो है वो कण कण में है और कण कण में रहते हुए उसके अंदर से कंट्रोल करता है। मैं एक लाइन भी इसमें सुनाना चाहता हूं कि साइंटिस्ट कोट करते हैं कि सिंस मोशन एंड चेंज आर एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स, the force causing the motion are not outside the object as in the classical Greek philosophy, but are an intrinsic property of matter. Correspondingly, the stern image of divine is not that of a ruler who directs the world from above, but of a principle that control everything from within. तो ये जो भारत का उन्होंने कोट करके ये प्रस्तुत किया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में आरंभ से ही ऐसा माना जाता है कि मूल तत्व जो है वो वस्तु के या व्यक्ति के अंदर रहते हुए ही उसका नियमन करता है। यह वैज्ञानिकों के लिए विशेष रूप से जब क्वांटम फिजिक्स का या जो एटम को ब्रेक किया गया उसके बाद ऐसा अनुभव में आया, एक्सपेरिमेंट के बाद आया कि सत्ता के मूल में जो चीज है वो स्वयं के द्वारा संचालित है। इसीलिए मैकेनिकल फोर्स एंड डायनामिक फोर्स, ये दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं कि डायनामिक जहां भी हम कहते हैं इसका मतलब इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम विद इन, लेकिन जहां मैकेनिकल फोर्स की बात करते हैं तो इट कंट्रोल्स रियलिटी फ्रॉम आउटसाइड। तो ये एक बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके आधार पर हम बार बार कहते भी हैं कि यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। हम ऐसा मानते हैं कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल पर्सन इज द रेप्लिका ऑफ द होल यूनिवर्स, ऑफ द होल कॉजल स्टेट। रेप्लिका का मतलब है कि जो भी विश्व में जो नियम है वो सारे व्यक्ति में है, वो सारे वस्तु में है। तो इस प्रकार का जो चिंतन भारत के मानस में है वह उस परंपरा का है जो बिल्कुल वैज्ञानिक परंपरा है, जिसको आधुनिक विज्ञान में बहुत अच्छी तरह से उसको लिया जाता है। तो एक विषय यह है जो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा विषय एक इम्पोर्टेंट है कि उपनिषद में स्पष्ट रूप से ऋषि
कहते हैं, जैसे हम केनोपनिषद में देखते हैं कि यदि मन्ये सुवेदेति दहर में वापि नूनम, या अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम, कि यदि कोई मानता है कि मैं जानता हूं तो निश्चित रूप से वह थोड़ा ही जानता है। ये हमारी बात है, क्योंकि अपने यहाँ सर्वज्ञ उसी को कहा जाता है जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया हो। यस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, जो उस आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया हो वही सर्वज्ञ है, और जो भी व्यक्ति है वह अल्पज्ञ है। क्योंकि यदि वो आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार के अतिरिक्त और जो भी जानता है तो निश्चित रूप से अप्रोक्सीमेट ही जानता है, निश्चित रूप से कम ही जानता है, थोड़ा भी जानता है। और यदि कोई ऐसा क्लेम करता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो निश्चित रूप से वह बताता है कि मैं थोड़ा ही जानता हूं। क्योंकि जैसे ही कर्ता, कर्म, करण या जो इस तरह का त्रिपुटी है या इस तरह के कारक भेद जैसे ही उपस्थित होंगे, इसका मतलब ही है कि वो संपूर्ण रूप से नहीं जानता है, वो आंशिक रूप से जानता है। इस बात को ऋषि ने बार बार इसको प्रकट किया है कि यदि सर्वज्ञता है या पूर्ण ज्ञान है तो वह उस ब्रह्म या आत्मा का ज्ञान है। ब्रह्म और आत्मा के ज्ञान से तात्पर्य है कि एक्सपीरियंस ऑफ एवरीथिंग ऑल टुगेदर, एक्सपीरियंस ऑफ एवरीथिंग ऑल टुगेदर, सब कुछ एक साथ एक बार में अनुभव में आ जाए। क्योंकि हम सामान्य रूप से जब इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं तो हम फ्रैक्शन में करते हैं, हम एक निश्चित अंश का अनुभव करते हैं। तो अंश का अनुभव वो हमारी इंद्रियों के द्वारा हो या अंश का अनुभव विज्ञान के उपकरणों के द्वारा हो, किसी भी रूप में जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो भी नॉलेज होगा वो आंशिक होगा। ये उपनिषद के ऋषियों का स्पष्ट रूप से चिंतन है। विज्ञान में इस बात का एक बहुत बड़ा इशू है कि कैन साइंस प्रोवाइड एब्सोल्यूट नॉलेज? नो। साइंटिस्ट का इसमें ऑलमोस्ट एक मत है कि विज्ञान के द्वारा, जो विज्ञान है, जो एक्सपेरिमेंटल साइंस है, उसके द्वारा कभी भी पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि वो ज्ञान जो है वो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है। इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है तो उसके द्वारा जो भी नॉलेज होगा वो अप्रोक्सीमेट नॉलेज होगा। एक निश्चित सत्ता के एक निश्चित अंश को उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जाना है, वो कितना भी बड़ा वो दूरबीन क्यों न कोई लगा ले, वो सत्ता के एक अंश को ही जान सकता है। ऐसे ही हमारे यहाँ भी जैसे कि कहा गया है कठोपनिषद में कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहो परमां गतिम्, कि जब इंद्रियां रुक जाती है, जब मन नहीं काम करता, जब बुद्धि रुक जाती है, उसके बाद का जो ज्ञान है उस ज्ञान को आप वो मूल ज्ञान समझें। इसका मतलब है कि इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जहां तक भी इंस्ट्रूमेंटल जो नॉलेज की बात होती है या कॉग्निटिव प्रोसेस की बात होती है, तो वहां तक जो भी ज्ञान होगा वो आंशिक ज्ञान होगा। तो हाइजेनबर्ग कई जगह ऐसा उल्लेख करते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट करते करते जब हम किसी सूक्ष्म विषय पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रकृति हमसे प्रश्न कर रही है कि इज योर मेथड ओके, इज योर मेथड सफिशिएंट टू नो एवरीथिंग ऑल टुगेदर। तो ये ऐसा लगता है कि प्रकृति प्रश्न करती है। तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से विज्ञान के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान आंशिक ही हो रहा है। और हमारे यहाँ भी ये बात स्पष्ट है कि जो भी सांसारिक ज्ञान है या जो भी इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा ज्ञान है वो आंशिक ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान एक ही स्थिति में संभव है, जब आत्मज्ञान हो या जब ब्रह्म ज्ञान हो। क्योंकि आत्मा या ब्रह्म जो है वह इस जगत का मूल कारण है वहां पर, और उस मूल कारण को जानने के बाद ही उससे उद्भूत अन्य सभी कार्य जो हैं वो सहजतया वो जान लिए जाते हैं। तो यह एक विषय है कि अप्रोक्सीमेट नॉलेज वर्सेस एब्सोल्यूट नॉलेज। सामान्य रूप से उदाहरण वो देते हैं कि जैसे कोई पत्ता गिरता है
जैसे कोई पत्ता गिरता है या कोई वस्तु जब हम गिराते हैं तो उसको जहां से वो गिरना आरंभ हुआ और जब तक वो पृथ्वी पर पहुंचा उसके बीच में जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट सामान्य कैलकुलेशन के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई प्रश्न करे उसमें कि क्या इसका ये एब्सोल्यूट नॉलेज है, तो उत्तर कोई नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि कोई वस्तु यदि पृथ्वी पर गिरती है तो उस गिरने के समय में हवा का क्या वेग है, टेम्परेचर कैसा है, उसमें पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, उस गति में कौन कौन ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है और कौन कौन उसको उसके स्पीड को हेल्प दे रहा है। तो इस प्रकार का जब विश्लेषण शुरू होगा तो अंत में लगेगा कि जिस स्पीड को हमने मापा है वो स्पीड वस्तुतः अप्रोक्सीमेट है। तो ऐसा सूक्ष्म स्तर पे विज्ञान में भी बात आई है कि जो भी हम जो आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं, जो भी हम नॉलेज प्रेजेंट करते हैं, वो वस्तुतः व्यवहार चलाने के लिए अप्रोक्सीमेट नॉलेज है। एग्जैक्टनेस नहीं आ पाती, क्योंकि आप यदि एक चीज का 10 बार एक्सपेरिमेंट करते हैं तो भले ही थोड़ा ही हो लेकिन अंतर अवश्य आ जाएगा, क्योंकि उस समय जो वातावरण की परिस्थिति क्या है उसके आधार पर वह नॉलेज डिपेंड करता है। और यदि हम चाहें कि जो उसका एक्यूरेट मेजरमेंट आए तो फिर पूरी सृष्टि को एक साथ अनुभव करना पड़ेगा, एक साथ मापना पड़ेगा, जो कि न विज्ञान के द्वारा संभव है न हमारी इंद्रियों के द्वारा संभव है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो विज्ञान और उपनिषद में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। जो फंडामेंटल रियलिटी की बात हमने की कि जो आज मॉडर्न साइंस जो है वो यूनिफिकेशन थियरी की बात कर रहा है, जो सिंगुलैरिटी प्रिंसिपल की बात कर रहा है कि ये मूल कारण एक है। वैसे भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन से पहले जो आम राय वैज्ञानिकों में है वह यही है कि मूल एक तत्व था। अब एक तत्व था तो वही जब एक्सप्लोजन हुआ तो वही प्लुरैलिटी के रूप में डेवलप हो गया। तो जो एक्सपांडिंग स्टेट है रियलिटी का वो इसी रूप में है। तो ये जो चीज है ये एक से अनेक होना, और वो उसमें शक्ति का एक बहुत बड़ा महत्व है। और उस शक्ति को हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से उपनिषद में कहा गया है कि जैसे हम जान अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, या एक शक्ति है जिस एक शक्ति से पूरी सृष्टि होती है। आचार्य शंकर ने तो विवेक चूड़ामणि में उसका डेफिनेशन दिया ही है, जो अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति रनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा। लेकिन शक्ति का स्पष्ट उल्लेख उपनिषद में है और उसी शक्ति से एक से अनेक होता है। यह विषय एक बहुत महत्वपूर्ण है जो सिंगुलैरिटी प्रिंसिपल को बताता है। एक जो विषय है कि फिर जो शक्ति है वह शक्ति क्या है। जब सिंगुलैरिटी प्रिंसिपल है एनर्जी को लेकर, हमारे यहाँ जो शक्ति एक है, एक से अनेक हुआ, तो फिर वह शक्ति क्या है। तो शक्ति के बारे में मॉडर्न साइंस में भी ये बातें आती है कि शक्ति के भी दो रूप हैं, एक है स्टैटिक और एक है फंक्शनल। जब स्टैटिक पोजीशन में शक्ति रहती है तो वो नॉन फंक्शनल होती है। नॉन फंक्शनल होती है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती, वो बिल्कुल कंडेंस स्टेट में रहता है। लेकिन जब वही डायनामिक अपने प्रोसेस के थ्रू जब वो फंक्शनल होता है तो फिर वो तरह तरह की सृष्टि का कारण बन जाता है। तो हमारे यहाँ जो शक्ति के दो रूप है ना, एक जो हम सांख्य में भी देखते हैं कि प्रधान जब हम कहते हैं तो गुणानाम साम्यावस्था प्रधानम, जब साम्य अवस्था का रूप आ जाता है या नॉन फंक्शनल स्टेट जब एनर्जी का हो जाए तो उसको हमारे यहाँ भी निर्गुण निराकार कहने लगते हैं। और जब उसमें डायनामिक प्रोसेस के थ्रू उसमें वो पोटेंशियल है कि वो उसमें डायनामिक प्रोसेस के थ्रू वो फिर से एक्शन में आ जाए और फिर से डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट करने लगे, तो इस प्रकार से उसका वो फंक्शनल स्टेट होता है, तो वो सगुण साकार हो जाता है। तो एक ही सत्ता जो है वह नॉन फंक्शनल स्टेट या स्टैटिक पोजीशन में जा सकता है, और वही जो है वो अपने डायनामिक प्रोसेस के थ्रू दोबारा फंक्शनल हो सकता है। तो इस बात को अपने यहाँ बहुत अच्छी तरह से बताया गया है
लेकिन एक प्रश्न जो है कि वह शक्ति जड़ है या चेतन है। तो अपने यहाँ अपने स्पष्ट रूप से कहा गया है उपनिषद में कि वह आत्मशक्ति है। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम सगुणैर निगूढ़ाम। वह आत्मशक्ति है, वह ब्रह्म की अपनी शक्ति है। और ब्रह्म की जब अपनी शक्ति है तो निश्चित रूप से वह ब्रह्म की शक्ति जब है तो वह अचेतन कैसे हो सकती है। तो हमारा ये फंडामेंटल पोजीशन है कि वो प्योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वही जब डायनामिक प्रोसेस के थ्रू अपनी शक्ति से जब डिफरेंट फॉर्म्स लेता है तो वो उसका एक पक्ष उपस्थित होता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान में अभी इस तरह की बात नहीं आई है, इस तरह का एक्सपेरिमेंट अभी दूर दूर तक संभव भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, बहुत सारे वैज्ञानिक इस तरह की बात कहने लगे हैं, जैसे मैक्स प्लैंक कहते हैं कि जो फंडामेंटल रियलिटी जो है वो कॉन्शियसनेस है। मैटर्स आर डेरिवेटिव, फंडामेंटल इज कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस जो है, चेतना जो है या चेतन सत्ता जो है, वह मूल जगत का कारण है, ऐसा मैक्स प्लैंक कहते हैं। इरविन श्रोडिंगर बार बार कहते हैं कि इस जगत का मूल कारण कॉन्शियसनेस है, चेतना है। और इवन वो यहाँ तक कहते हैं कि कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज सिंगुलर, कॉन्शियसनेस डजंट नो प्लुरैलिटी। कॉन्शियसनेस जहां भी है वो सिंगुलर ही होता है, वो कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। प्लूरल जहां भी होता है वो इट इज थ्रू माया, वो तो शब्द का प्रयोग करते हैं कि इट इज थ्रू माया। प्लुरैलिटी comes into existence only through Maya, the power of that conscious reality। तो इस प्रकार का आधुनिक वैज्ञानिक भी अब प्रयोग करने लगे हैं कि चेतना जो है या कॉन्शियसनेस जो है इस जगत का मूल कारण है। आइंस्टाइन भी एक आध बार अपने भाषण में प्रयोग करते रहे कि देयर इज सम मिस्टीरियस प्लेयर दैट क्रिएट्स दिस यूनिवर्स, कि कोई एक मिस्टीरियस रियलिटी है जिसके आधार पर इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो ये बात अब बातचीत में जरूर है कि मूल सत्ता जो है वो तो शक्ति है, लेकिन शक्ति किस रूप में है, तो शक्ति का आधार जो चेतना हम कहते हैं, जो ब्रह्म को इस शक्ति का आधार अधिष्ठान मानते हैं, तो वो चेतना जो है इस जगत का मूल तत्व है। इस विषय में वैज्ञानिक भी अपनी राय व्यक्त करने लगे हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक जो बिंदु है जिसको हम अपने टीचिंग के क्रम में या बातचीत के क्रम में हम प्रस्तुत करते हैं कि जो उपनिषद के वाक्य कई जगह होते हैं वो पैराडॉक्सिकल है। पैराडॉक्सिकल मतलब कि जैसे ईशावास्य उपनिषद में हम कहते हैं तदेजति तन्नेजति तद दूरे तद बंतिके, या ऐसे बहुत यन मन सान मनुते और मन सेवानुद्रष्टव्यम, बहुत तरह के वाक्य आते हैं जहां हम व्याख्या के द्वारा उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट को पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट कहते हैं, जो लगता तो विरोधी है लेकिन जब हम उसके अर्थ को समझते हैं तो फिर विरोधी नहीं लगता, फिर लगता है कि एक दूसरे का पूरक है। तो ऐसा आधुनिक विज्ञान में ये एक बहुत महत्वपूर्ण विकास हुआ है कि जब डबल डोर स्लिट, जो इलेक्ट्रॉन को जब एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जब वो एक प्रॉपर होल से जब वो क्रॉस करवाया गया या करवाया जाता है, तो ऐसा उनको लगने लगा है कि जब वो सहज रूप में जाता है तब तो ठीक है, लेकिन यदि कोई उस होल के आसपास कोई कैमरा फिक्स कर दिया जाए तो ऐसा लगने लगता है कि इलेक्ट्रॉन महसूस कर रहा है कि हमें कोई देख रहा है। तो इसके आधार पे बहुत सारे वैज्ञानिक अब इसको ओमनीजेक्टिव कहने लगे हैं। ओमनीजेक्टिव का मतलब कि इट इज अमालगमेशन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड मैटर, ये दोनों का मिश्रित रूप है। बहुत लोग ऐसा कहने लगे हैं कि लगता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्शियस है, वो जान रहा है। तो इसका और भी उदाहरण मिलता है, और भी उदाहरण ये मिलता है कि जब वो होल से पहले तक की स्थिति जो है वह उसका मैटर की स्थिति है, वो सब पार्टिकल रहता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर क्रॉस करता है तो वो डिसअपियर हो जाता है। वो डिसअपियर हो जाता है यानी वेव फॉर्म में आ जाता है। तो एक ही वस्तु एक समय में एक फॉर्म के साथ रहता है
और दूसरे समय में वही वस्तु जो है वह फॉर्मलेस हो जाता है। तो ए सिंगल पार्टिकल कैन बी विथ फॉर्म एंड विदाउट फॉर्म। ये जो दो रूप एक ही वस्तु का है, तो सूक्ष्म स्तर पे ऐसा अनुभव करते हैं वैज्ञानिक कि ये जो ड्युअलिटी, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी जो इलेक्ट्रॉन इत्यादि के बारे में चर्चा होती है, तो ये इसको फिर भाषा में कैसे प्रस्तुत किया जाए। ये एक बहुत चैलेंजिंग चीज है कि एक ही सत्ता है वह फॉर्मलेस है और वही सत्ता फॉर्म से युक्त है, तो इनको कैसे समझाया जाए। तो इसके विषय में ही ऐसा अब बात होने लगी है कि जब भी हम सटल लेवल पे, जब भी हम सूक्ष्म स्तर पे बात करने लगते हैं, क्योंकि सामान्य स्थूल रूप में तो हमें पता है कि इस वस्तु का यह आकार है, जैसे हम ऐसे संकेतो गृह्यते जातो गुण द्रव्य क्रिया सूचो, हम कहते हैं कि भाषा जो है उसका संकेत जो है वो उसके द्वारा द्रव्य गुण क्रिया जाति इत्यादि के द्वारा हम स्थूल वस्तु को हम समझ लेते हैं। लेकिन यदि हम उस सूक्ष्म स्थिति में, उसी वस्तु के सूक्ष्म स्थिति में जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि एक ही वस्तु जो है वह एक समय किसी और फॉर्म में रहता है, दूसरे समय में किसी और फॉर्म में रहता है। जैसे वेव पार्टिकल ड्युअलिटी की बात होती है, उसको भाषा से कैसे बताएं। हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन आकार युक्त और आकार रहित दोनों है, तो ये इस तरह का स्टेटमेंट, जब भी हम इस तरह का एक्सपीरियंस हमारा होता है और उसको जब हम भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, तो बहुत समस्या आती है। तो आपको इलेक्ट्रॉन के फॉर्म को भी भाषा में लाना है और इलेक्ट्रॉन के फॉर्मलेस स्टेट को भी भाषा में लाना है। तो दोनों रूप लाने के लिए फिर उसका एक ऐसा स्टेटमेंट डेवलप होता है जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ प्रतीत होता है। वो कॉन्ट्राडिक्ट करता नहीं है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि दो स्टेट है, दो स्टेट में उसके दो जो नेचर उपस्थित हो जाते हैं। वैज्ञानिक लोग कई ऐसा बोलते हैं कि जब उपनिषद के ऋषि जब ऐसी बात करते हैं कि तदे जति तन्ने जति, यानी ऐसे जो भी स्टेटमेंट वो देते हैं, वस्तुतः दोनों प्रकार की जो उसकी स्थिति है मूल तत्व की, उसको बताने के लिए करते हैं। और ये आवश्यक है। इस तरह के स्टेटमेंट दिए बिना हम उस सत्ता का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम अहम की दृष्टि से देखते हैं, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि की दृष्टि से देखते हैं, तो लगता है वो जाता है। और जब हम शुद्ध आत्मा की दृष्टि से देखते हैं, जैसे ऋषि बार बार कहते हैं, तो लगता है वो कहीं नहीं जाता, क्योंकि वो व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। इस प्रकार से मन से हम उसको जानते हैं, क्योंकि एक अखंडाकार चित्त वृत्ति तक जो है वहां मन के द्वारा ही जा सकते हैं। लेकिन जब उसके शुद्ध रूप की बात आती है तो यन मनसा न मनुते। तो इस तरह से दोनों स्वरूप को आप भाषा में कैसे ला सकते हैं। ऋषि स्वयं कह रहे हैं कि भाषा के द्वारा उसको नहीं बताया जा सकता, फिर भी हम लोक कल्याण के लिए भाषा के द्वारा ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। तो जब भाषा के द्वारा ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं तो कैसे करें। तो उसके लिए एक ही उपाय है कि आप उस पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट का उपयोग करें। तो इसीलिए हम देखते हैं कि वह जाता भी है, वह नहीं भी जाता है। इसका शेड जो है वो आधुनिक विज्ञान में अब दिखने लगा है कि सूक्ष्म स्तर पर जब भी आप जाएंगे, यद्यपि उनकी जर्नी अभी शुरू ही हुई है, जो क्वांटम फिजिक्स है या जो सब पार्टिकल की स्टडी है, वो तो वस्तुतः स्थूल के जस्ट बाद का स्वरूप है, जिसको हम तानमात्रिक या एटॉमिक स्टेट कहते हैं। तो उसमें ही ऐसी समस्या आने लगी है कि भाषा जैसे लगता है लड़खड़ाने लगी है, या भाषा जो है उसको एज इट इज नहीं कैप्चर कर पाती है। तो आप समझें कि जब एकीकृत शक्ति या जो एकात्मिका शक्ति जो है, जब उसका कोई अनुभव करेगा तो उसको भाषा में कैसे प्रयुक्त करेगा। क्योंकि आम लोग जो है वो इंद्रिय से जानता है, और इंद्रिय के द्वारा प्राप्त ज्ञान जो है वह हमेशा फ्रैक्शन में होता है, वो अंश में होता है। और ऐसे व्यक्ति को अचानक यदि कहे कि जो ये अनेकात्मक जगत है वो वस्तुतः एक है,
तो एक है तो वह भाषा में उसको बांधना बहुत कठिन कार्य है। तो निश्चित रूप से जब उस कारण रूप या मूल तत्व के स्तर पर जब ज्ञान होगा तो निश्चित रूप से भाषा जो है वह कार्य करना बंद कर देगी। तो इसीलिए आधुनिक विज्ञान में भी इस तरह का एक अनुभव होने लगा है। तो इसको भी हम उपनिषद की दृष्टि से जाने। और थोड़ा बहुत जो अब है कि जैसे मैंने कहा कि ओमनिजेक्टिव शब्द का प्रयोग होने लगा है कि सब पार्टिकल जो है ऐसा लगता है कि वो भी जानता है, वह भी जानता है। तो स्थूल स्तर पे हमें लगता है कि जो नदी है या पर्वत है या और जो चीज है उसको हम एक ही लाइन में बोल देते हैं कि ये सारी चीजें जड़ है। तो जड़ चीज है इसका मतलब उसमें चेतना का अभाव है। वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग में जो रेने डेकार्ट इत्यादि हैं वो शुरू से मानते हैं ऐसा कि जब वो माइंड मैटर डुअलिज्म करते हैं तो वो ऐसा सीधे स्टेटमेंट देते हैं, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। इसका मतलब जो सोचना है वह कॉन्शियसनेस का मूल आधार है। जो सोचता है वही चेतन है। इसका मतलब मनुष्य को छोड़कर उनकी दृष्टि में कोई सोच नहीं सकता। पशु पक्षी जीव जंतु या नदी पर्वत इत्यादि जो भी है वो अचेतन है उनकी दृष्टि में। और यही मूल कारण रहा कि उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि चूंकि मनुष्य चेतन है इसीलिए मनुष्य को प्रकृति पे नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। या मनुष्य में भी जो ज्यादा सोचता है वो ज्यादा सभ्य है और जो कम सोचता है वो कम सभ्य है। भारत को इसीलिए भी असभ्य भी कहते थे क्योंकि उनकी दृष्टि में कि भारत के लोग ज्यादा सोच नहीं पाते, इसीलिए उनको संस्कार देना जरूरी है, उनको सिविलाइज्ड बनाना जरूरी है। तो इस तरह का चिंतन जो है यही कारण बना कि दूसरे लोगों पे नियंत्रण स्थापित करें और फिर उसको सिविलाइज्ड बनाएं। तो वो सिविलाइज्ड वही बना सकता है जो ज्यादा सोचता है। लेकिन धीरे धीरे जब उनको भारतीय ज्ञान से संपर्क हुआ और जब उनको इसके गहनतम रूप का पता चला तब उनकी सारी बातें बदलने लगी। और अब आधुनिक विज्ञान जो है जब जहां पहुंचा है वहां तो वो सारी बातें बदल गई है। और क्वांटम फिजिक्स में जैसा कि वो अब वैज्ञानिक कहने लगे कि क्वांटम फिजिक्स का मतलब स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब उनकी दृष्टि में दुनिया में कोई सत्ता ऐसी है ही नहीं जो एक दूसरे से पृथक है, सब एक दूसरे से संबद्ध है और सब एक दूसरे पर निर्भर करता है। इसीलिए स्थूल दृष्टि से जो हमें अलग अलग चीज दिखाई देती है जब हम सब पार्टिकल लेवल पे जाते हैं तो वही चीजें परस्पर संबद्ध दिखाई देती है, वही चीजें परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई और परस्पर निर्भर दिखाई देती है। यही कारण है कि अब विज्ञान का दूसरे विषय से भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि ज्ञान भी एक दूसरे से संबद्ध है। यही कारण है कि आज प्रदूषण हो रहा है तो कहीं भी प्रदूषण हो वो दूसरे को भी प्रभावित करेगा। अंटार्कटिका में कोई गाड़ी नहीं चलाता लेकिन यहाँ का प्रदूषण वहां असर कर रहा है और वहां का जो ओजोन लेयर है वो ब्रेक हो रहा है। तो इस प्रकार इंटर रिलेशन और इंटरडिपेंडेंस जो है वो क्वांटम फिजिक्स की देन है। और इसके आधार पे उन्होंने कहने लगे कि जो वननेस है, वननेस का मतलब एवरीथिंग इज रिलेटेड, ये एक आरंभिक रूप है क्योंकि हमारे यहाँ तो एकत्व की बात है, ब्रह्मात्मैक्य की बात है जहाँ दूसरा है ही नहीं। लेकिन यहाँ कम से कम सब दूसरे से रिलेटेड है, सब दूसरे पे डिपेंडेंट है। इस प्रकार का जब ज्ञान आगे बढ़ा है तो इसी के आधार पर अब पर्यावरण की चिंता होने लगी है। अब ऐसा लगने लगा है कि प्रकृति यदि असंतुलित है तो हम भी असंतुलित हैं, प्रकृति यदि प्रदूषित है तो हम भी प्रदूषित हैं, हम भी सस्टेन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का जो चिंतन बढ़ा है वो क्वांटम फिजिक्स के बाद बढ़ा है। हमारे यहाँ शुरू से इस बात को कहा है, मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायो। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो कण कण में मैं हूँ, मैं व्याप्त हूँ और वैसे ही सबको मैं गूंथ के रखा हुआ हूँ जैसे धागा जो है वो मोती को या फूल को गूंथ के रखता है और वो धागा दिखाई नहीं देता है, दिखाई तो मोती या फूल देता है, लेकिन वो जो एक अंडरलाइंग और यूनिफाइंग प्रिंसिपल है, वैज्ञानिक इसको यूनिफाइंग एंड अंडरलाइंग प्रिंसिपल कहते हैं, जो अंदर में है लेकिन सबको वो यूनिफाई कर रहा है, सबको जोड़ रहा है।
ऐसा जो तत्व है वो शक्ति है और वो चेतना है। तो इस प्रकार का चिंतन जो पूरी परंपरा में व्याप्त है, और इसी के आधार पर अब जो ऑम्निजेक्टिव है उसका प्रयोग होने लगा है, और इसी के आधार पर एक कॉन्सेप्ट माइक्रोबाइटा का भी आया है। माइक्रोबाइटा का कॉन्सेप्ट आया है कि जो वायरस आज हम जिसको कहते हैं, एक्चुअली माइक्रोबाइटा एक वायरस की स्टडी, वायरस है ये। और वो वायरस जो होता है वो ना तो मैटर होता है ना कॉन्शियसनेस होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। वायरस जो है वो हजारों लाखों वर्ष तक फ्लोट कर सकता है, और वायरस जो है उसमें कोई सेल नहीं होता, लेकिन वायरस जैसे ही किसी से जुड़ता है तो फिर वो उसके सेल का यूज करना शुरू करता है। हम अभी कोरोना वायरस से देख रहे हैं पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ये वायरस जो है यदि आपके बॉडी से टच नहीं करेगा तो वो अपने आप वो निष्क्रिय रहेगा, उसका कोई यूज नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके बॉडी को टच करेगा या आपके बॉडी के अंदर जाएगा तो वो आपके बॉडी का सेल जो है उसका प्रयोग करते हुए फिर वो आपको डैमेज करना शुरू करेगा। तो इस प्रकार का जो वायरस है या इस प्रकार का जो पार्टिकल है, सब पार्टिकल लेवल पे जो स्टडी हो रही है, वो चेतन और अचेतन दोनों का मिक्सचर है। वो दोनों का मिक्सचर है। वो वैसे निष्क्रिय रहता है, लेकिन जब उसको कोई बेस मिल जाए तो वो तुरंत सक्रिय हो जाएगा। तो इस तरह का जो स्टडी है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है विज्ञान में, जिसमें कि बहुत देश के बहुत सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं। और उपनिषद में इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है सर्वम खलिदम ब्रह्म, वो नदी पर्वत इत्यादि में भले ही वो ना स्पष्ट रूप से दिखाई दे, लेकिन आचार्य जगदीश चंद्र बोस का जो एक्सपेरिमेंट है वो इसको स्पष्ट रूप से सिद्ध किया था। और आप सभी जानते हैं कि 10 मई 1901 ईस्वी को आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने ब्रैडफोर्ड में, इंग्लैंड में, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि प्लांट में भी चेतना है। ये इसलिए किया था क्योंकि वेस्टर्न साइंटिस्ट या वेस्टर्न जो सोसाइटी है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी कि प्लांट में भी कॉन्शियसनेस है, पर प्लांट में भी भावना है, प्लांट में भी थिंकिंग प्रोसेस है, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे। इसीलिए आचार्य जगदीश चंद्र बोस को ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ा वैज्ञानिकों के समक्ष कि पौधे में भी भावना होती है, पौधे में भी जो चिंतन शक्ति है, पौधे भी सुख दुख का अनुभव करता है जैसे मनुष्य करता है। पौधा ही नहीं, इवन उन्होंने मेटल पे भी एक्सपेरिमेंट किया। मेटल जो है उन्होंने कहा कि मेटल में ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो प्रॉपर्टी मनुष्य से मिलते जुलते हैं। मेटल भी थकता है, जो फैटिगनेस है, जो थकावट है, वो मेटल में भी होती है। जैसे मनुष्य थक जाता है तो वो फिर रेस्ट लेना चाहता है, रेस्ट लेने के बाद फिर से फ्रेश फील करता है। वैसे मेटल जो है, मेटल भी यदि बहुत देर तक उसका प्रयोग हो तो वो भी थक जाता है। यदि आप मेटल का एक निश्चित सीमा से अधिक प्रयोग करते हैं तो मेटल ब्रेक कर जाएगा, मेटल फिर खराब हो जाएगा। लेकिन यदि उस मेटल को दोबारा रेस्ट मिल जाए तो वो फिर से फ्रेश फील करता है। तो जगदीश चंद्र बोस ने ये डिक्लेयर किया था कि मेटल और मनुष्य या प्लांट में बहुत सारी कॉमन प्रॉपर्टीज है, और उस कॉमन प्रॉपर्टीज को देखने के बाद ये सारी बातें उन्होंने वैज्ञानिकों के समक्ष कही थी। इन सारी प्रॉपर्टीज को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम एक निश्चित रेखा नहीं खींच सकते कि कहाँ तक चेतन है और कहाँ से अचेतन शुरू होता है। और इन सब बातों को बताते हुए उन्होंने उपनिषद के मंत्र को कोट किया था, और उन्होंने सबके समक्ष कहा था कि ये जो मैं ज्ञान, ये जो एक्सपेरिमेंट आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये मेरा नहीं है, ये हजारों वर्ष पहले जो के ऋषि ने, उपनिषद के ऋषि ने जो ये बताया था कि मूल कारण चेतन है और चेतन के अतिरिक्त कुछ नहीं है, सब में चेतन ही व्याप्त है, उसी को मैं यहाँ प्रायोगिक रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत काम किया था। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में जितना महत्व उनको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, और इसका मूल कारण एक ये भी था कि वो अपनी परंपरा को जानते थे, वो उपनिषद को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उनकी राइटिंग्स में हमारे दर्शन की शब्दावली जो है उसका प्रयोग यत्र तत्र मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर के हम प्रकृति को माता कहते हैं, हम प्रकृति को शुरू से ही माता कहते हैं।
पृथ्वी को माता कहते हैं, लेकिन प्रकृति को वेस्टर्न जो अंडरस्टैंडिंग है कभी भी माता स्वीकार नहीं किया। प्रकृति को उन्होंने माना कि एक जड़ तत्व है जिसका उपभोग किया जाए, और उपभोग किया जाए इसी ज्ञान के आधार पर। ये जो रेने डेकार्ट का नॉलेज था, इसी के आधार पर उनका पूरा व्यवहार रहा है, और यही कारण है कि प्रकृति असंतुलित हुई है। यही कारण है कि प्रकृति का इतना दुरुपयोग हुआ है कि आज हमारे कंट्रोल के बाहर जा रहा है। आज वही सब कह रहे हैं कि जो है इसको, इसकी सुरक्षा दी जाए। तो ये जो चीज है ये भारत की ज्ञान परंपरा में कभी भी नहीं है। हम अंधानुकरण अवश्य करने लगे हैं, लेकिन हमारे मौलिक चिंतन में इस तरह का कभी भी नहीं रहा है। हम प्रकृति को माता मानते हैं क्योंकि प्रकृति को एक जीवंत सत्ता मानते हैं, और माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हम सब जानते हैं इस चीज को। आज आधुनिक विज्ञान में आज जो गाया हाइपोथेसिस है या जो इकोलॉजी है, उसमें ये वैज्ञानिक शोध के बाद ये विषय सामने आ गया है। और अब अर्थ चार्टर, यूएन अर्थ चार्टर 2000 में अब स्पष्ट रूप से ये उल्लिखित है कि अर्थ इज अलाइव, अर्थ इज अलाइव, पृथ्वी जो है वो जीवित सत्ता है। तो इस प्रकार से, और पृथ्वी के साथ हमें वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसे हम किसी जीवित सत्ता के साथ करते हैं। तो ये जो उपनिषद का ज्ञान, ये जो वेद का ज्ञान कि पृथ्वी जीवित है, प्रकृति जीवित है, और भगवान कृष्ण देवता की उपासना जो हम बार बार जो हम स्ट्रेस देते हैं, देवता क्या चीज है? देवा दानात, अनकंडीशनली हमें जो सब कुछ देता है उसी को तो देव कहा गया है। तो प्रकृति की वो सारी शक्तियां जो अनकंडीशनली हमें सारी चीजें प्रोवाइड करती है, वो जल हो, वायु हो, उष्णता हो, हमारे शरीर के अंदर और हमारे शरीर के बाहर एक निश्चित अनुपात में सारी चीजें जो हमें प्रदान करने वाला जो प्राकृतिक शक्ति है, उसी को हमारे ऋषियों ने देव कहा। और इसी को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, देवा भावयता नेनो ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेयः परम अवाप्नुत। और इसी को कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति अघायु इंद्रियाराम मोघम पार्थ सजीवति। यानी प्रकृति के इस स्वरूप को जो नहीं समझता और प्रकृति का जो केयर नहीं करता, प्रकृति का केयर करने का मतलब ही है देव पूजा। जितने हमारे प्राकृतिक शक्ति है, यदि वो ठीक हो, यदि वो बिल्कुल अपने मूल स्वरूप में रहे, तो फिर हमारी भी सुरक्षा वही करते हैं। ये सारी चीजें जो उपनिषद और वेद में है, आज मॉडर्न साइंस में इन सब को आधार बना करके पूरे दुनिया में नियमावली तैयार की जा रही है। लेकिन हम जो हैं, हम ऐसा मानते हैं कि ये पाश्चात्य से ये सारी चीजें आ रही है। ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें हमसे जाती है, वहां पे रिफाइंड हुए में आती, तैयार होती है, और फिर हमारे लोगों को वही बातें बता दी जाती है। क्योंकि हमारे जो विश्वविद्यालय है, हमारे जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उसमें भारतीय ज्ञान को नहीं बताया जाता, भारतीय ज्ञान की वैज्ञानिकता को नहीं बताया जाता। आज डीप इकोलॉजी का जो फादर, जिसको आर्ने नेस, जो नॉर्वे के फिलोसफर साइंटिस्ट रहे, बहुत प्रतिष्ठित हैं, वो कहते हैं कि प्रकृति की सुरक्षा हम तभी कर सकते हैं जब माने कि प्रकृति हमारा विस्तार है। इफ यू वाइडन एंड डीपन द नेचर ऑफ योर आई मतलब स्वयं का यदि आप विस्तार करते हैं, स्वयं की गहराई को जब आप समझते हैं, तभी आप प्रकृति की सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति आपका विस्तार है। और हमारे ऋषि बार बार कहते नहीं थकते कि तस्मात् आत्मना आकाश है। पूरी प्रकृति जो है वो उस आत्मा का विस्तार है। तो इस तरह का जब भाव हमें विकसित होता है, भारत में विकसित हुआ, इसीलिए प्रकृति के एक एक तत्व की हमने पूजा की और प्रकृति को सुरक्षित रखा। लेकिन आज अपनी परंपरा का अध्ययन कम होने से आज हम मानते हैं कि डीप इकोलॉजी जो है वो नॉर्वे से आ रहा है या वेस्टर्न साइंस हमें दे रहा है। ऐसा नहीं है। या हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि भारत को कोई सिखाए कि प्रकृति की सुरक्षा कैसे हो सकती है, यह संभव ही नहीं है। क्योंकि भारत में शुरू से प्रकृति की पूजा हुई है, प्रकृति को माता मानकर पूजा हुई है। तो जो हम कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन में या हमारे संस्कार, घर के संस्कार से जो चीज हम जान रहे हैं, वो वस्तुतः विज्ञान का एक निष्कर्ष है, जिस निष्कर्ष को आज दुनिया को उसकी जरूरत है।
और ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ से किसी न किसी रूप में वहां गई है। उनका भी परिश्रम है, उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, लेकिन मूल विचार जो है वो बहुत विचार यहाँ से गए हैं, वहीं परिष्कृत होकर विज्ञान का सिद्धांत बन गया। और वह विज्ञान का सिद्धांत जब हमारे इंस्टीट्यूट में आता है तो हम कहते हैं कि ये वेस्टर्न साइंस की देन है। ये हमें जरूर इसको ठीक से समझना पड़ेगा। वर्नर हाइजेनबर्ग जब क्वांटम फिजिक्स डेवलप कर रहे थे, उनको जो भी कठिनाई आ रही थी, इसको समझने के लिए वो रविंद्रनाथ टैगोर के पास शांति निकेतन आए थे और वहां रहे थे वो काफी समय तक। वहां इन्होंने बारीकियां सीखी थी बहुत, जो हमारी जो सूक्ष्मता का जो अध्ययन है, किस विधि से है, इतना रिच लिटरेचर है। और उसको समझने के बाद जब वो लौट के गए तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कि उनसे वेदांत को समझ करके मुझे बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां जो आ रही थी मैंने उसका समाधान किया है। तो इन बातों को हमें बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए। मैं बहुत देर तक ये चीजें चल सकती है, लेकिन मैंने कुछ बिंदुओं पर मैंने प्रकाश डालने का प्रयास किया। एक अंतिम बिंदु 2 मिनट लेकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हमने यहाँ पर एक इस तरह का काम भी किया है और कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज भी की है, जो पीछे छात्र ने एक नई ब्रांच आई है बायोटेक्नोलॉजी में, जिसको एपिजेनेटिक्स कहते हैं। एपिजेनेटिक्स जो है वो हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ घर घर में 16 संस्कार होते हैं और संस्कार का महत्व है, और हम ऐसा मानते हैं कि संस्कार से हमारा जो जेनेटिक जो प्रॉपर्टीज है वो डेवलप होता है, कुछ न कुछ व्यक्तित्व में उससे परिवर्धन होता है, हमारा विचार उन्नत होता है, ऐसा हम मानते हैं। इसीलिए गर्भाधान से लेकर और मृत्यु तक हमारे यहाँ संस्कार हैं। अभी तक जो जेनेटिक्स था उसमें यही बातें आ रही थी कि जो पेरेंट्स के जीन होते हैं वो अब बच्चे में आते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसी के अकॉर्डिंग उनका पर्सनैलिटी डेवलप होता है। और ये मेडिकल साइंस में बहुत सारी बातें आती है। हम सब जानते हैं कि आपके पेरेंट्स यदि डायबिटिक हैं तो बच्चों में ये चीज आ जाएंगी, वो प्लस माइनस दोनों चीजें आती है। तो इस तरह का साइंस अभी चल रहा था, लेकिन अभी जो नया आया है एपिजेनेटिक्स, उसमें कुछ नई बातें आ गई है। उसमें है कि जीन के अतिरिक्त दो नॉन जेनेटिक जो चीज है, नॉन जेनेटिक का मतलब उसका जो वातावरण है वो किस परिवेश में रहता है, कैसे संस्कार उसके चारों तरफ है, उसका प्राकृतिक वातावरण क्या है, उसका आचार विचार कैसा है, भोजन कैसा है, ये सारी चीजें जो है ये नॉन जेनेटिक है। जीन तो पेरेंट से आ जाएगा, लेकिन उसका जो परिवेश है वो सारा नॉन जेनेटिक है। तो नॉन जेनेटिक भी आपके जीन को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम अभिमन्यु की बात सुनते हैं कि अभिमन्यु जो है वो गर्भ में था तभी उसने ब्रह्मास्त्र के बारे में समझ लिया था। वस्तुतः अब ये एक बिल्कुल साइंस का एरिया है, जहां वो कहते हैं कि जीन जो होता है या किसी बच्चे में जो भी डेवलप होता है उसके चारों तरफ का परिवेश उसके व्यक्तित्व को बदलता है, और इसमें हमारा जो संस्कार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे हमारे ऋषियों ने 16 संस्कार तय किए, कैसे उन्होंने इसको एक कंपलसरी बनाया। ये एसेंशियल चीज है कि गर्भाधान से लेकर आपको स्टेप बाय स्टेप उसका परिवर्धन करना, संस्कार को बढ़ाना है, परिवेश को उन्नत करना है, जिससे संतति में इस तरह का जो विकास हो और उसका गुण वास्तविक आ जाए। हमने इस पे काम भी कराया है, उपनिषद्स ऑन एपिजेनेटिक्स, इस पे काम भी कराया है। और हम उपनिषद में पंचाग्नि विद्या देखते हैं तो वो भी एक है कि जो कैसे जो एक जीव है वो अपने कर्म के फल से जब वो धीरे धीरे वो 5 लेयर पे आता है और फिर वो संस्कार के कारण कैसे वो उसका व्यक्तित्व उन्नत होता है, यह एक विज्ञान का विषय है और इसको हमें उस रूप में समझना चाहिए। और अभी बृहदारण्यक उपनिषद का जो 6ठा अध्याय है उसमें तो स्पष्ट रूप से संतति की बात की गई है और उसमें ये बताया है कि आपको यदि लड़की चाहिए, यदि लड़का चाहिए, किस तरह का चाहिए, तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं,
किस तरह का भोजन करना है, किस तरह का रहना है, इस पे हमने काम भी कराया है लगभग फाइनल स्टेज में, और वो सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जा सकता है, और इससे सिद्ध होता है कि जब हम ऋषि को ऋषि दर्शनात् कहते हैं, ऋषि हम उनको कहते हैं जो व्यावहारिक और पारमार्थिक सभी लेवल पे जिसने देखा है, ठीक से जाना है, उसको ऋषि कहते हैं। तो इस तरह से लगता है कि ऋषि जो प्रोक्त वचन जो है वो बिल्कुल विज्ञान की दृष्टि से बहुत बहुत उन्नत वचन है, और उनका कई बार एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी उसको सिद्ध किया जा सकता है, और कई बार जो बहुत सूक्ष्म स्तर पे है वो विज्ञान के विकास की यात्रा में वो आगे वो लक्ष्य के रूप में आएगा। कई बार हम विज्ञान के लिए हाइपोथेसिस भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे अभी माइक्रोवीटा जो है वो विज्ञान के लिए एक हाइपोथेसिस है। ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि 200 साल में इसका एक्सपेरिमेंट हो पाएगा, लेकिन हाइपोथेसिस तो सामने रख दिया जाए। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीजें जो है वो विज्ञान की दृष्टि से आज एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं कि हाइपोथेसिस के रूप में हम भविष्य के लिए रख सकते हैं, जो आने वाले जो जिज्ञासु हैं या आने वाले जो लोग हैं उस पर एक्सपेरिमेंट करें और लोगों के कल्याण के लिए उसका प्रयोग करें। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो उपनिषद जो है ये अनुभव रूप उपनिषद क्यों आचार्य शंकर ने कहा, उपनिषद जो है उसको अनुभवात्मक विद्या क्यों कहा, इसीलिए कहा क्योंकि अनुभव जो है वह सबका एक जैसा होता है। वो भले ही आप पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में अनुभव करें, या भले ही वो आप लैब में एक्सपेरिमेंट करके अनुभव करें, यदि अनुभव है तो उस तरह का अनुभव, किसी विषय का अनुभव हर एक लेवल पे एक जैसा ही होगा। यही विज्ञान का क्षेत्र वहाँ उपस्थित हो जाता है, और इसी आधार पर हम यदि उपनिषद का अध्ययन करें या वेदांत को समझें तो मुझे लगता है कि जो हम और अधिक समझ सकते हैं, और उससे हमारे शास्त्र की गरिमा, उससे हमारे शास्त्र की महत्ता और अधिक लोगों के समक्ष आ सकती है। क्योंकि विज्ञान एक इस्टैब्लिश्ड सिस्टम है, और विज्ञान का निष्कर्ष यदि हमारे शास्त्र को लेकर बहुत पॉजिटिव है तो वो हमारे लिए जो हमारे शास्त्र की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करता है। क्योंकि दुनिया में दूसरे जो चिंतन प्रणाली है वो साइंस के सामने टिक नहीं पा रही है, लेकिन हमारी जो परंपरा है वो साइंस जैसे जैसे उन्नत कर रहा है, वो लग रहा है कि हमारे निष्कर्ष के निकट पहुंच रहा है। तो इस दृष्टि से हम देखें, और मैंने बहुत अधिक समय लिया और कुछ बातें आपके सामने रखी, तो आज मुझे इस तरह का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं कोटिशः धन्यवाद अर्पित करता हूं, और मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि अपने जो शास्त्र हैं या अपने जो ग्रंथ है उनके कुछ विचारों को श्रोतागण के समक्ष रख पाया, और आगे हम सभी मिलकर इस पर कार्य करेंगे। इस निश्चय के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विश्वविद्यालय परिवार आपके अत्यंत सहज सुबोध व्याख्यान हेतु आभार प्रकट करता है। विश्वविद्यालय परिवार वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। निश्चित रूप से इस विशिष्ट व्याख्यान के बाद बहुत कुछ अनिर्वचनीय सा हो जाता है, परंतु जिस प्रकार आपने एक विशेष बात कही कि भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा ही, विचारों का उत्कर्ष ही विज्ञान का रूप लेता है, निश्चित रूप से यह पारंपरिक अध्येताओं के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। साथ ही आपने अपने व्याख्यान के अंत में जिस प्रयोग पक्ष की चर्चा की, संस्कारों के माध्यम से वैदिक विधि से जिस प्रकार के उत्कर्ष की चर्चा उपनिषदों में आई है, उस उत्कर्ष को विज्ञान भी छूने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ 1905 के बाद से किस प्रकार विज्ञान विशेष रूप से उपनिषदों के आलोक में अपनी गति प्राप्त कर रहा है, साथ ही किस प्रकार सभी प्रकार के सिद्धांत
वो आकर्षण का सिद्धांत हो, वो चेतना के विभिन्न स्तरों का जिस प्रकार से आपने निरूपण किया, हमारे विश्वविद्यालय के आमुख पटल से जुड़े हुए सभी शोधार्थी, आचार्यगण एवं श्रोतागण, जो वैदिक अध्येता हैं वे भी, या जो सामान्य श्रोता हैं वे भी निश्चित रूप से समान प्रकार से लाभान्वित हुए हैं इस उत्कृष्ट व्याख्यान हेतु, एवं साथ ही इस आशा के साथ कि हमारे जो श्रोताजन हैं, शोधार्थीगण हैं, उनकी जो जिज्ञासाएं हमारे पास प्राप्त होंगी, उन जिज्ञासाओं के साथ आपको पुनः इस विचार श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए हम आपको कष्ट देते रहेंगे, एवं उनके विचारों को संकलित कर हम उनकी जिज्ञासाओं के समाधान रूप में इस व्याख्यान की एक और श्रृंखला हेतु आपसे अनुरोध करेंगे। संप्रति विश्वविद्यालय के वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र के समन्वयक एवं विश्वविद्यालय के महनीय कुलपति आदरणीय राजाराम शुक्ल जी के तत्वावधान से विश्वविद्यालय परिवार आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता एवं आभार प्रकट करते हुए पुनः आपके विशिष्ट व्याख्यान हेतु धन्यवाद ज्ञापन करते हुए भविष्य में भी उपनिषद संबंधी इस प्रकार की जिज्ञासाओं एवं को लेते हुए आप हमारे बीच उपस्थित होंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।